जरा सोचिए, दो देश, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं लाठी डंडों और पत्थरों से। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है, भारत और चीन के बॉर्डर की। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा रिश्ता जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होता है और हिंद महासागर की गहराइयों तक जाता है। तो इस पूरे रिश्ते की जड़ें हैं दुनिया की सबसे मुश्किल, सबसे दुर्गम सरहद में। इसे दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की 1/3 आबादी बसती है और जो दो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से अलग करती है। और इस सरहद का सबसे, कह लीजिए, अजीब पहलू यह है कि यहाँ दो न्यूक्लियर पावर वाले देश बंदूकें इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक पुराना समझौता है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यहाँ लड़ाई जानलेवा नहीं होती। 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, जहाँ दर्जनों सैनिकों की जान गई, वो इसी अजीब लेकिन जानलेवा संघर्ष की एक बहुत कड़वी याद है। तो चलिए इस बड़ी और उलझी हुई राइवलरी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। पहला, बॉर्डर पर जो ऐतिहासिक दरार है। दूसरा, इकोनॉमी, जो अब एक हथियार बन गई है। तीसरा, हिंद महासागर में जो मुकाबला चल रहा है। और चौथा, पूरी दुनिया के सामने बैलेंस बनाने का खेल। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मोर्चे की, जो इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा सिंबल है। ये है 3,500 किलोमीटर लंबी, विवादित और सबसे जरूरी अनिर्धारित सरहद। जी हाँ, यही एक शब्द, अनिर्धारित यानी अनडीमार्केटेड, यही सारे फसाद की जड़ है। देखिए, 1940 के दशक में तो सब ठीक ठाक लग रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे। लेकिन फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और जो सदियों से एक बफर जोन था, वो अचानक से खत्म हो गया। मामला तब और बिगड़ा जब 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली और इसका अंजाम हुआ 1962 की जंग में। इस जंग ने दोस्ती के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसा अविश्वास पैदा किया जो आज तक बना हुआ है। आज की तारीख में हिमालय में एक अलग ही जंग चल रही है, एक खामोश जंग। ये जंग है इंफ्रास्ट्रक्चर की। चीन ने, देखिए, तिब्बत में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बना दी हैं, बॉर्डर पर 600 से ज्यादा गांव बसा दिए हैं। भारत भी जवाब दे रहा है, अपनी तरफ सुरंगें और सड़कें बना रहा है। लेकिन चीन के पास जो विशाल संसाधन हैं, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है, खासकर तब जब चीन का डिफेंस बजट भारत से करीब 3 गुना ज्यादा हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों देश एक ऐसे बंजर ठंडे रेगिस्तान के लिए लड़ क्यों रहे हैं, जहां ना तो कोई रहता है और ना ही कुछ उगता है। जवाब है मॉडर्न नेशनलिज्म। आज दोनों देशों के लिए ये जमीन का टुकड़ा सिर्फ जमीन नहीं है, ये उनकी राष्ट्रीय पहचान का एक हिस्सा बन चुका है, एक ऐसा सिंबल जिसे कोई भी पक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है। चलिए अब इस लड़ाई को बॉर्डर से उठाकर इकोनॉमी के मैदान में लाते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब सब यही मानकर चल रहे थे कि बढ़ता हुआ व्यापार इन दोनों देशों को करीब लाएगा, दूरियों को मिटाएगा। 1980 के बाद जब दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, तो एक सोच बनी कि एक दूसरे से लड़ने से अच्छा है गरीबी से लड़ा जाए। और इसके बाद हुआ भी यही। व्यापार ने तो जैसे रफ्तार पकड़ ली और देखते ही देखते चीन भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो ट्रेड है ना, ये काफी हद तक एक तरफा है। इसे ऐसे समझिए, चीन भारत को $100 बिलियन से भी ज्यादा का सामान बेचता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी। और बदले में भारत चीन को सिर्फ $20 बिलियन के आसपास का सामान बेच पाता है, वो भी ज्यादातर कच्चा माल। ये एक जबरदस्त ट्रेड इम्बैलेंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसे कहते हैं वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। मतलब जब आपकी आर्थिक निर्भरता ही आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगे। होता क्या है, जब भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती है, भारत चीनी ऐप्स बैन कर देता है। जवाब में चीन धमकी देता है कि वो जरूरी इंडस्ट्रियल सामान भेजना बंद कर देगा। और इसी निर्भरता को कम करने के लिए अब आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम पर जोर दिया जा रहा है। और यही आर्थिक निर्भरता हमें सीधे तीसरे मोर्चे पर ले आती है, यानी हिंद महासागर। क्यों? क्योंकि ये जो खरबों डॉलर का व्यापार है, ये इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरता है। ये वो इलाका है जहां से दुनिया का करीब 80% सीबॉर्न ऑयल ट्रेड होता है। और अब ये भारत और चीन के बीच पावर प्ले का एक नया मैदान बन गया है।
चीन अपने एनर्जी और ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला। इसमें वो पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका में जिबूती तक पोर्ट्स और मिलिट्री बेस का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है। भारत में कई जानकार इसे एक तरह से घेराबंदी की कोशिश के तौर पर देखते हैं। जाहिर है भारत भी इसके जवाब में शांत नहीं बैठा है। वो अंडमान और निकोबार में अपने नेवल बेस को अपग्रेड कर रहा है। ओमान जैसे देशों से पोर्ट एक्सेस ले रहा है। लेकिन शायद सबसे बड़ा कदम है द क्वाड। ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसका मकसद है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को बनाए रखना, जो साफ तौर पर चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने की एक कोशिश है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और चौथे मोर्चे पर। ये है ग्लोबल चेस बोर्ड, यानी दुनिया की बिसात, जहां भारत एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, भारत की विदेश नीति हिस्टोरिकली नॉन अलाइंड रही है, मतलब गुटनिरपेक्ष। लेकिन आज की दुनिया के लिए एक बेहतर शब्द है मल्टी अलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक कैंप का हिस्सा बनने की बजाय अपने फायदे के हिसाब से सभी बड़ी ताकतों के साथ काम करना। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? भारत एक तरफ अमेरिका वाले क्वाड का मेंबर है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का भी मेंबर है। और यही वो पॉइंट है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े चैलेंज को सामने लाता है। भारत असल में 3 तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ इकोनॉमी के लिए चीन पर निर्भरता, दूसरी तरफ अपने ज्यादातर हथियारों और एनर्जी के लिए रूस पर निर्भरता, और तीसरी तरफ चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका की जरूरत। अब इन तीनों रिश्तों को एक साथ मैनेज करना ये लगभग नामुमकिन जैसा है। एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक को साधने जाओ तो दूसरा नाराज हो जाता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हमने रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम देखा, जब भारत को रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और वेस्टर्न देशों के साथ अपनी नई पार्टनरशिप के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चलना पड़ा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। जैसे जैसे दुनिया में पावर का बैलेंस बदल रहा है, क्या भारत इस डिप्लोमैटिक रस्सी पर चलना जारी रख पाएगा? इस